हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथड। दोस्तों आज फिर लेकर हम आए आरआरसी ग्रुप डी 1 सितंबर का एनालिसिस। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं आज, ताकि आपको ये हेल्प करे नेक्स्ट जब भी आपका एग्जाम हो तो उसमें आपको ये मदद करेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्या, दो पाइप लगा हुआ है, एक टंकी है जिसमें दो पाइप लगा हुआ है, ए और बी। ए जो पाइप है भरने वाला और बी है खाली करने वाला। अगर ए को लगा दिया जाए तो ये टंकी को 30 मिनट में भर देता है, जबकि बी को लगाया जाए तो ये टंकी को 60 मिनट में पूरा खाली कर देता है। यानी दो पाइप लगा हुआ है ए और बी। ए भरने वाला है जो 30 मिनट में किसी टंकी को भर देता है, जबकि बी खाली करने वाला है किसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। अब बोलता है क्या, दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितने समय में भरेगी। दोनों को खोल दिया जाता है। एलसीएम हो जाएगा 30 दूनी 60, 30 से भागा देंगे 60 में 2, 60 से भागा देंगे 60 1। ये भरने वाला है प्लस कर दिए, खाली करने वाला है माइनस कर दिए। यानी यह 1 मिनट में 2 भाग भरेगा और ये 1 मिनट में 1 भाग खाली करेगा। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो ये 2 भाग भर रहा है, 1 भाग खाली कर रहा है, यानी 1 मिनट में 1 भाग भराएगा। अब भरना है 60 भाग, इसलिए 60/1 बराबर हो जाएगा 60 मिनट में। दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 मिनट में पूरा भर जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% और 60% का दो क्रमिक छूट दिया गया है। क्रमिक छूट दिया गया है। बोल रहा क्या, इसका एकल छूट क्या होगा अगर दोनों के जगह पर एक ही बट्टा दिया जाए। यानी पहले 40% का छूट दिया गया है, फिर 60% का। बोल रहा कि इन दोनों के जगह पर एक ही छूट दिया जाए तो उसका मान क्या होगा। एकल बट्टा, तो एकल बट्टा हम लोग जानते हैं क्या, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 2/5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 रुपये का वस्तु है, उसमें 2 रुपये का छूट यानी 3 रुपया में उसको हम दे सकते हैं। कब, जब 40% का छूट दिया जाए तो। 60% का मतलब हो गया 60/100, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 10, यानी इसको लिख सकते हैं 3/5। यानी 5 रुपये की कोई वस्तु है तो उसमें 3 रुपया का छूट दे सकते हैं, तो ये इसका वैल्यू आ गया 2 रुपया। चलिए गुना करते हैं, 5 पचे 25 और 3 दूनी 6, यानी 25 रुपया कोई वस्तु है तो आप उसको 2 बट्टा देंगे 40 और 60% का, तो आप 6 रुपया में बेच सकते हैं। तो हुआ कितना, अंतर लिख देंगे, 25 में से 6 गया 19 और बट्टे 25 गुने 100, 25 चक 100 और 19 छक 76। यानी दोनों की जगह पर अगर एक बट्टा देना होगा, एकल बट्टा, तो उसका मान आएगा 76%। या आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 40 + 60 - 40 गुने 60/100, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 60 40 हो गया 100, 100 - 6 = 24 बराबर 76। यानी दोनों का एकल बट्टा जो होगा वो 76% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या दिया गया है, ए और बी दो संख्या मान लेते हैं, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो गुणनफल दिया गया है वह है 48, और इसका अंतर दिया गया है a - b बराबर 13। तो बोल रहा कि पहली संख्या क्या होगी, यानी a बराबर क्या होगा। दो संख्या है a और b, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 48, a - b बराबर, यानी दोनों का अंतर 13 दिया हुआ है। बोल रहा कि पहली संख्या क्या होगा, यानी a का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, पहली गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, जो कि 48 दिया हुआ है। यानी ए बी बराबर 48 हो गया, और ए बी 48 और a - b बराबर 13 दिया हुआ है। तो निकालना है a का मान। तो हम लोग जानते हैं क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अब a - b का मान दिया हुआ 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 4ab, तो 48 गुने 4 हो जाएगा।
8 चक 32 के 2 हाथ में 3, 4 चक 16 3 19 192 और 169 9 2 11 9 6 15 1 16 2 1 3 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 361 और a प्लस b बराबर हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। तो a प्लस b का मान आ गया 19 और a माइनस b का मान दिया हुआ है 13। अब यहां से करेंगे तो b से b कैंसिल, 2a बराबर 9 3 12 2 1 1 2 1 3 a बराबर 16 यानी a का वैल्यू 16। अगर इसी में b का वैल्यू पूछता तो b का वैल्यू रहता 3। दोस्तों आप ही के द्वारा उपलब्ध कराए गए जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को इजी वे में हल कर आपके सामने लाए, ताकि आपका जो भी डाउट हो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और नेक्स्ट एग्जाम में जब भी बैठे तो आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दिया हुआ है 479,865 AB यानी दो संख्या के जगह पर AB दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें से AB का संभव मान निकालना है, AB का संभव मान निकालना है। और संख्या बोल रही है क्या 9 से विभाजित हो, संख्या जो है 9 से विभाजित हो और साथ ही साथ में अंतिम अंक विषम हो, अंतिम अंक विषम हो। ये संख्या में ए बी का संभव मान निकालना हो, साथ ही साथ ये बोल रहा है 9 से विभाजित हो, साथ ही साथ और बी का वैल्यू विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी संख्या 9 से विभाजित होता है इसका मतलब होता है कि संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हो गया 7 4 11 11 9 20 20 8 28 28 6 34 34 5 39 यानी 39 हो गया। इसको 9 से भागा देंगे तो हो जाएगा 9 चक 36 बच जाएगा शेष 3। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? एक बार फिर से देखते हैं। ये है 7 4 11 11 9 20 8 28 28 6 34 34 5 39 39 को भागा देंगे 9 से तो 9 चक 36 बच जाएगा शेष 3। अब हमको निकालना है ए बी का संभव मान। चूंकि बी विषम संख्या है तो 1 3 5 7 और 9 ले सकते हैं। अब ए का मान हम 0 से ले रहे, यहां 0 रखते हैं तो 3 प्लस 0 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 3, ये नहीं हो रहा। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, ये भी नहीं कट रहा 9 से। 3 में 6 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे 11, 5 3 8, ये भी नहीं कट रहा। 7 3 10, ये भी नहीं कट रहा। 9 3 12, ये भी नहीं कट रहा। यानी ए का मान 0 नहीं होगा। अब ए का मान 1 रखते हैं, 3 इकाई 3 प्लस 1 4 हो गया। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये भी नहीं कट रहा है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, ये भी नहीं कटेगा। 4 में से 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये कटेगा। 4 5 9, तो संख्या हो जाएगा 1 और 5, पहला युग्म आ गया। अब फिर जोड़ेंगे 4 7 4 11, ये 9 4 13, ये भी नहीं कटेगा। अब रखेंगे 2, अब ए का मान 2 रखेंगे। 3 2 5 5 1 6, ये भी नहीं कट रहा। 6 भी 5 3 8, ये भी नहीं कट रहा है। 5 5 10, ये भी नहीं कट रहा है। 5 7 12, ये भी नहीं कट रहा है। 5 9 14, यानी 2 नहीं होगा। चलिए अब 3 रखते हैं। 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 1 7, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 3 3 3 6 और 3 9, यानी ये कट रहा है। तो इसका मान 3 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 3 6 और 3 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं 6 5 11, ये भी नहीं कटेगा। 6 7 13 और 6 9 15, ये भी नहीं कटेगा। अब रखेंगे यहाँ वैल्यू, ए का वैल्यू रखेंगे 4 4 3 7 7 1 8, जो भी 9 से नहीं विभाजित है। 4 3 7 3 10, ये भी नहीं है। 7 5 12, ये भी नहीं है। 7 7 14, ये भी नहीं है। 7 9 16, ये भी नहीं है। अब ए का वैल्यू रखेंगे हम 5 रखेंगे।
5 3 8 1 9, यानी 5 1 रखने पर क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है, क्योंकि योग 9 आ रहा है तो 5 और 1 हो जाएगा। 5 3 8 3 11 ये भी नहीं कटेगा, 8 5 13 ये भी नहीं कटेगा, 8 7 15 ये भी नहीं कटेगा, 8 9 17 ये भी नहीं कटेगा। अब इसका वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 10 ये भी नहीं हो रहा, 10 और 6 3 9 3 12 ये भी नहीं हो रहा, 9 5 14 9 7 16 9 9 18, यानी 9 9 18 आ रहा है तो 6 और 9 होगा। अब वैल्यू यहाँ a का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 3 10 10 1 11 ये नहीं कट रहा है 9 से, 7 3 10 3 13 ये भी नहीं कट रहा है, 10 5 15 ये भी नहीं कट रहा, 10 7 17 ये भी नहीं कट रहा, 10 7 19 ये भी नहीं कट रहा, यानी यहाँ 7 में नहीं हो रहा। अब 8 रखेंगे वैल्यू, 8 3 11 1 12 ये भी नहीं होगा, 11 3 14 ये भी नहीं होगा, 11 5 16 ये भी नहीं होगा, 11 7 18, हाँ अब ये कट रहा है तो वैल्यू हो जाएगा 8 और 7, 11 9 20 ये भी नहीं होगा। अब इसका मान रखेंगे 9 9 3 12 1 13 ये भी नहीं कट रहा है, 12 3 16 ये भी नहीं कट रहा है, 12 5 17 ये भी नहीं कट रहा, 12 7 19 ये भी नहीं कट रहा, 12 9 21 ये भी नहीं कट रहा। यानी यही 5 संभव मान है जिसके रखने पर ये a और b का मान रखने पर 9 से विभाजित होगा और अंतिम अंक विषम होना चाहिए। तो देखिए अंतिम अंक 5 विषम है, 3 विषम है, 1 विषम है, 9 विषम है, 7 विषम है, और पहले वाला अंक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो सम और विषम दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो यही 5 युग्म होगा जो a और b के जगह पे आएंगे, जहां ये संख्या 9 से विभाजित होगी और अंतिम अंक विषम होगा। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल था ये ग्रुप डी का, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल था। तो आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर हो सके तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी टाइम मिले इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3, वैल्यू खोज रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bs का होल स्क्वायर, यहाँ x से x कट जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9, ये 2 इधर जाके घट जाएगा तो 9 - 2 बराबर हो जाएगा 7, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वर्गमूल निकाला था 1.0201 का वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को जब हटाएंगे नीचे 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा नीचे 100, और ये जो है 101 का वर्गमूल है। अब बता बिना देखे तो कैसे बताएंगे कि 101 का वर्गमूल है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.01। अब हम जानते हैं क्या, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, जैसे 101 का था तो 101 का जो स्क्वायर होता है 100 से यह 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं 2, इसलिए 0 है, 01 लिखेंगे। 100 से 1 ज्यादा है, 101 में 1 जोड़ देंगे, 102 01, यानी ये 101 का वर्ग है। अगर यही 103 का वर्ग निकालना होता तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, लिखना है 2 अंक, इसलिए 09, 100 से 3 ज्यादा है, 103 में 3 जोड़ देंगे 106, यानी इसका वर्ग हो जाएगा 106 09 103 का। 105 का वर्ग लिखना हो तो 5 ज्यादा है 100 से, 100 प्लस 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 25, जितना ज्यादा जोड़ देंगे 105 में से 5 जोड़ देंगे 110, यानी इसका वर्ग ये हो जाएगा। जो शुरू में लिखना है 2 अंक लिखना है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ रहा था, इसलिए हमने 2 अंक लिखना होता है, इसलिए 09 लिखा था। अगर 112 का वर्ग बोल दे कर लिखेंगे 112 का वर्ग क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 12, तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, लेकिन लिखना है 2 ही अंक, इसलिए 44 लिखेंगे, शेष रह जाएगा 1। 112 है, ये 100 से 12 ज्यादा है, 112 में 12 जोड़ेंगे 124,
और प्लस 1 था 125, यानी 112 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा 125 44। तो आप इस ट्रिक की मदद से आप जान सकते हैं कि इस तरह का वर्ग निकालने के लिए, और आप आसानी से हल कर सकते हैं। मेरा एक वीडियोस है वर्ग निकालने का, और जाकर आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी देख सकते हैं। एक फिगर दिया हुआ है ABCD का, इसमें दोनों का जो विकर्ण है आपस में P बिंदु पर मिलती है। तो AP का वैल्यू 21 दिया हुआ है, PC का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और PB का वैल्यू 15 और PD का वैल्यू X दिया हुआ है। तो बोल रहा कि X का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, AP का होल स्क्वायर, इस AP का होल स्क्वायर प्लस PC का होल स्क्वायर बराबर होता है PB का होल स्क्वायर प्लस PD का होल स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं। तो ये AP है 21, तो 21 का होल स्क्वायर, PC है 6 का होल स्क्वायर बराबर PB का मान 15 है, तो ये 15 का होल स्क्वायर और प्लस PD का मान X है, तो X का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर 441 और प्लस 36 बराबर 225, 15 का होल स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब जोड़ेंगे 6 1 7 4 3 7 4 1 4, 477 इधर लाएंगे 225, तो माइनस हो जाएगा 225। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 252, यानी X स्क्वायर बराबर आ गया 252 और X बराबर हो जाएगा √252। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, AP का होल स्क्वायर प्लस PC का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर प्लस PD का होल स्क्वायर होता है। इस फार्मूला की मदद से आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोस्तों, हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी में, उसको सटीक रूप से हल करें, ताकि आपके जो भी मन में डाउट होते हैं उसको क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ नेक्स्ट जब भी एग्जाम आपका हो, तो आपका जो हो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर शिफ्ट में सेम रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन इसमें है, तो नेक्स्ट लेवल में भी क्या कर रहा है, इस तरह की क्वेश्चन दे रहा है, सिर्फ डिजिट का चेंजिंग कर रहा है। क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि बहुत सारे जो चैप्टर है रिवीजन हो रहा है, जैसे डिस्काउंट से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, मीडियम से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, वट्टा का क्वेश्चन आ रहा है। यानी इस तरह के प्रश्न को आप भली भांति रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 व्यक्ति के आयु का योग, यानी X और Y 2 व्यक्ति है, दोनों के आयु का जो योग है वो दिया हुआ है 26 वर्ष। 2 व्यक्ति X और Y मान लेते हैं, उसके आयु का योग दिया हुआ 26 वर्ष। बोल रहा कि 3 साल पहले उनके आयु का अनुपात, यानी X अनुपात Y जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। बोला कि सबसे छोटे वाले का उम्र क्या होगा, यानी X Y में जो छोटा होगा उसका उम्र निकालना है। X और Y का योग दिया 26 और 3 वर्ष पहले अनुपात दिया हो 3:2, तो 3 वर्ष पहले दोनों का योग क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान उम्र दिया हुआ योग 26 वर्ष। तो 3 साल पहले दोनों का योग में 3 वर्ष घट जाएगा, 3 वर्ष X में घटेगा, 3 वर्ष Y में घटेगा, तो 26 में 6 घटेगा 20, यानी 3 वर्ष पहले दोनों का योग 20 हो जाएगा। और अनुपात दिया हुआ है, यानी 3 2 5 का वैल्यू दिया हुआ है 20, इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, इसका उम्र हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, तो छोटे वाला का उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। अगर इसी में क्वेश्चन में खोजता बड़े वाले का उम्र, हो जाता 12 वर्ष। अगर खोजता दोनों का अंतर 12 - 8 4 वर्ष। अगर दोनों का गुणनफल खोजता तो 12 × 8 96 हो जाता। यानी प्रश्न में जो भी पूछा जाता आप इसको हल कर सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्या है A और B, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, A/B का अनुपात दिया हुआ है 5:8। अब प्रश्न में बोल रहा है कि A को 40% बढ़ा दिया जाए,
ए को 40% का वृद्धि कर दिया जाए और बी में 15% की कमी कर दिया जाए, तो इसके बाद दोनों का अनुपात क्या होगा? दो संख्या है ए और बी, दोनों का अनुपात 5:8 है। ए में 40% की वृद्धि करना है और बी में 15% की कमी करना है। तो बोल रहा कि इसके बाद यानी वृद्धि और कमी करने के बाद इसका अनुपात क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 5:8 है, इसमें वृद्धि करना है 40% का, 140/100, 15% की कमी करना है तो 85/100, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और करते हैं 5 से ये 17 बार में, 4 दूनी 8, ये 70, 2 से 35 बार में, यानी इसका आ जाएगा 35/17 दूनी 34, यानी जो नया अनुपात आ जाएगा 35/34, यानी 35:34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लाभ हानि, प्रतिशत और छूट तीनों का मिश्रण क्वेश्चन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करने पर, 50% अधिक अंकित करने पर यानी कोई वस्तु है उसका मूल्य 50% अधिक कर दिया जाए, यानी 100 रुपए का वस्तु है तो उसका जो प्रिंट कर दिया जाए 150 कर दिया जाए तथा 2 दे दिया जाए, यानी 10% तथा 25% का क्रमिक 2 दिया जाए। क्रमिक बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, यानी कोई वस्तु है 50% अधिक मूल्य अंकित कर दे और उस पर 2 को छूट दे दिया जाए। कौन कौन सा छूट? 10% का और 25% का 2 छूट दिया जाता है। तो बोलता है कि फिर भी इसमें 15% का लाभ होता है, यानी लाभ कितना होता है? 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई वस्तु है जिसके जितना भी इसका कॉस्ट होता है ना, उससे 50% बढ़ाकर उसका अंकित कर दिया जाता है, यानी 100 रुपए का वस्तु है तो 50% बढ़ाकर 150 कर दिया जाता है। अब उसपे 2 छूट दिया जाता है, किस पे? अंकित मूल्य पे। पहला छूट 10% का, दूसरा छूट जो दिया जाता है वह 25% का दिया जाता है। फिर भी 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि भाष्य से बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बस आसान तरीका से इसको सॉल्यूशन करना दिखाएंगे। यानी वस्तु 100 रुपया का है, इसको प्रिंट कर दिया जाता है 150। इसका जब इसका अनुपात निकालेंगे तो जाएगा 50 दूनी 100, 50 या 150, यानी 2:3 हो जाएगा। पहला छूट है 10% का, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी 1/10, यानी 10 रुपया है उस पर आप 1 छूट दे सकते हैं। यहां 10 और 10 में से 1 गया, हो जाएगा 9, यानी 10:9। दूसरा छूट जो है 25% का है, तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 25/100, 25×100, यानी 1/4, यानी 4 रुपया का वस्तु में 1 रुपया का छूट दे सकते हैं, यानी 4 रुपया वस्तु है उसको हम 3 रुपया में बेच सकते हैं। चलिए अब हल कर दीजिए इसको। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 और 9 27, 81, यानी इतना क्रय मूल्य है ये, और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ये निकल गया क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है। तो 80 रुपया का क्रय मूल्य के वाले वस्तु को 81 में बेच सकते हैं। तो इसका जो अंतर आ गया 1 आ गया। अंतर कितना आया? 1 आ गया। यही तो बोला कि 15% लाभ है, तो 1 का वैल्यू हो गया 15%। तो निकालना है, ये क्रय मूल्य निकालना है जो 80 आ रहा है, इसलिए 80 का वैल्यू हो जाएगा 15 × 80 बराबर 15×120, यानी 1200। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो हो जाएगा 1200। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। 100 रुपए के वस्तु में 50% अधिक अंकित करते हैं, तो 100 का हो गया 150, यानी 50 दूनी 100, 50 या 150, यानी 2 रुपये का वस्तु है, इस पर अंकित कर दिए 3 रुपया। पहला छूट 10% का, 10/100, यानी 1/10।
10 रुपये का वस्तु है तो 1 रुपया कम यानी 9 रुपया में हम इसको बेच सकते हैं। दूसरा छूट है 25% का, तो 25/100 लिखेंगे यानी 1/4। 4 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया कम में बेच सकते हैं यानी 3 रुपये में। 4 1 में घट गया, 1 3 हो गया। अब 10 दूनी 20, अब 20 × 80 यानी 80 रुपया आ गया क्रय मूल्य, इधर आ गया था विक्रय मूल्य। 9 × 27 = 81 यानी 80 रुपया की वस्तु को हम 81 रुपया में बेच सकते हैं। अंतर आ गया 1 और लाभ दिया हुआ 15% यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ 15%, मेरा क्रय मूल्य आया 80, इसलिए 80 का वैल्यू 1200 रुपया। दोस्तों ये इस तरह का ट्रिक आप जब भी क्वेश्चन बट्टा वाला क्वेश्चन में आएगा या इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसका यूज करके आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में और बिना किसी झंझट का आप हल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के हल करने में आपको कुछ समझने का ज्यादा जरूरत है ही नहीं है कि अंकित मूल्य क्या मानना है या क्या मानना है, सिर्फ आपको यह मानते चले जाना है कि 100 रुपया था क्रय मूल्य, 150 मान लिया गया, अनुपात निकाल देना है। फिर पहला छूट था ये दोनों का अनुपात ये आ गया, दूसरा छूट था ये अनुपात आ गया, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करते रहे ताकि हम और ज्यादा भी मोटिवेट हो और आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाते ही रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या तथा पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है एवं अंकों का अंतर 5 है तो संख्या क्या होगी। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। बोला कि संख्या है ना, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, योग 99 है और अंकों का अंतर 5 है। तो बोला कि संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। अब मान लेते हैं क्या, इकाई अंक मान लेते हैं x, इकाई अंक बराबर मान लेते हैं x और दहाई मान लेते हैं y, दहाई अंक बराबर y। तो संख्या मेरा जो आ जाएगा हो जाएगा 10y + x। अगर अंक को पलट दिया जाए, अंक को पलट दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या का स्थान y की जगह पर x और x की जगह पर y आ जाएगा, हो जाएगा 10x + y। अब बोल रहा है क्या कि 2 अंकों की संख्या है यानी उन संख्या और अंकों को पलटने के बाद जो बनी संख्या है दोनों का योग जो है 99 है। तो हम लिख सकते हैं 10y + x प्लस 10x + y बराबर 99। जोड़ेंगे 10y + y 11y, 10x + x 11x बराबर हो जाएगा 99। कॉमन लेंगे 11y + x बराबर हो जाएगा 99। यहां 11 से कट जाएगा 9 बार में, तो y + x बराबर हो गया 99, 9 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है तो y - x बराबर 5, यहां काट देंगे, x से x कटेगा, 2y बराबर हो गया 14, y का वैल्यू हो गया 7, x का वैल्यू हो गया 2। और हमने संख्या माना था 10y + x, तो संख्या माना था 10, y का वैल्यू है 7 और प्लस x का वैल्यू 2, 7 दहाई के 70 + 2 बराबर हो जाएगा 72, यानी संख्या आ जाएगी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ये इस तरह से एक फिगर दिया गया है, यह A है, यहां B, C, D, E और F दिया गया है। इस तरह से एक लाइन खींचा गया है और इस एंगल का मान है 62 डिग्री और इस एंगल का मान है x। बोला कि x का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB समानांतर है D का और CD समानांतर है
ई एफ का, और ए बी जो है लंब है बी सी पे। ये फिगर बनाया हुआ है, ये इसका मान दिया हुआ 62 डिग्री। इस कोण का मान निकालना है, लेकिन ए बी जो है समानांतर है किसका, डी का। ए बी समानांतर है डी का। जब ए बी समानांतर होगा डी का, तो ये जब ऐसे लाइन काटेगा तो ये 62 डिग्री, इसका भी मान हो जाएगा 62 डिग्री। अब ए बी लंब है बीसी पर, ए बी जो है लंब है किस पे, बीसी पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मान जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब निकालना है इसका मान, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 62 प्लस 90, क्योंकि एक कोण का मान 62, दूसरा का मान है 90। 180 में 62 प्लस 90 घटा देंगे, 180 में 90 जाएगा, बच जाएगा 90 और माइनस 62, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, यानी इसका मान हो जाएगा 28 डिग्री। यानी इस जो एंगल का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 28 डिग्री। अगला क्वेश्चन में एक बेलन दिया गया है, एक बेलन दिया गया है, बेलन यानी इस तरह का एक बेलन है। उसका ऊंचाई दिया गया है h बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर। बोला कि इसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा। चूंकि व्यास दिया हो गया 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं क्या, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया 6 इंटू 6, ऊंचाई का मान दिया 10.5, इसको लिख देंगे 105, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, ये कटेगा 2 21 बार में, 7 तिया 21, ये कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 22 गुने 9 गुने 6, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19 और गुने 6, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 9 54, 4 58 के 8 हाथ में 5, 6 5 11, यानी इसका आयतन हो जाएगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है, तीनों अनुपात दे दिया गया है, 5:3:4 है। एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का अनुपात 5:3:4 है। अब प्रश्न में बोल रहा है क्या सबसे बड़ी और छोटी संख्या का, सबसे बड़ी कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि तीनों कोणों का अनुपात जो योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 5x 3x प्लस 4x 5 3 8 4 12, यानी 12x बराबर हो जाएगा 180, 12 से काटेंगे ये 15 बार में कट जाएगा, x बराबर 15। तो सबसे बड़ी कोण हो जाएगा 5x और सबसे छोटी कोण हो जाएगा 3x। दोनों का अंतर बोल रहा है, हो जाएगा अंतर 2x, 2 और x का वैल्यू 15 आया है, 15 गुने 30, 2 गुने 15 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी सबसे बड़ी कोण और सबसे छोटी कोण के बीच का जो अंतर आ जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। एक समीकरण दिया गया है x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x + 11। बोल रहा है कि इसके मूल क्या होंगे, इसका मूल निकालना है। समीकरण दिया है x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x + 11, इसका मूल निकालना है। तो पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा a² - 2ab यानी प्लस b² बराबर 5x + 11। इसको इधर सबको ले आएंगे, x² - 15x प्लस 25 में 11 जाएगा 14 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया है। द्विघात समीकरण
14 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं 14 गुने 1, और चूंकि ये -15 में है तो -14 -1 हो जाएगा, लिख देंगे एक्स स्क्वायर -14x -x प्लस 14 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा x -14, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो x -14 बराबर 0। x -14 इंटू x -1 बराबर 0। x का वैल्यू एक आ जाएगा 14 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1, यानी दोनों जो इसका मूल हो जाएंगे 14 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 9,000 रुपया, रेट यानी दर दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब इसका निकलना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन 9,000 रुपया, दर 10% और समय 2 वर्ष के बाद बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम इसको साधारण ब्याज के रूप में निकालते हैं तो पहला वर्ष मिलता 9,000 का 10% बराबर मिलता 900 रुपया साधारण ब्याज के। अगला साल भी मिलता 900 रुपया, यानी 1800 रुपया मिलता 2 वर्ष में साधारण ब्याज। चूंकि निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज तो सेकेंड वर्ष में 900 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 900 का 10% हो जाएगा 90 रुपया, यानी सेकेंड वर्ष में 900 प्लस 90 रुपया और मिलेगा। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 90 रुपया जोड़ दीजिए और हो जाएगा 1890 रुपया। नहीं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n-1। इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन है 5 पर पावर x प्लस 4 बराबर 5 पर पावर 7 x का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि दोनों का बेस बराबर है इसलिए पावर बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7, x बराबर 4 जाके इधर घटेगा 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 200 का 18% क्या होगा। 200 का 18% बोल रहा है, हो जाएगा 200, 18% का मतलब 18 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 18 दूनी 36, यानी 200 का जो 18% हो जाएगा वो हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 24, 42, 56 का एलसीएम बोल रहा कि एलसीएम क्या होगा। 24, 42 और 56 का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकाल लीजिए एलसीएम। 24, 42 और 56 7 से करेंगे, ये जाएगा 24, 7 छक 42, 7 8 56, 4 से लाएंगे इसको, 6 से लेते हैं, 6 छक 24 इकाई और ये जाएगा 8, फिर 4 से लेंगे, 4 इकाई 4 इकाई 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 छक 24 और 24 गुने 7, 7 छक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी एलसीएम इसका हो जाएगा 168। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है P प्लस Q और P प्लस Q का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात क्या होता है B स्क्वायर बटे, हम लोग जानते हैं क्या, तृतीय अनुपात निकालने के लिए B स्क्वायर बटे A करते हैं, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा P प्लस Q पावर हो जाएगा 4 बटे A में है P प्लस Q, ये PQ से एक PQ कट जाएगा बचेगा 3, यानी हो जाएगा तृतीय अनुपात P प्लस Q का होल Q। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है x बराबर या बड़ा है y से, y बड़ा या बराबर है z से। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो छोटी संख्या का गुणनफल, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा x, उसके बाद हो जाएगा y और z, यानी सबसे छोटा हो जाएगा z और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी y। तो बोला कि दो छोटी संख्या, यानी ये छोटी संख्या y और z हो जाएगी, इसका जो गुणनफल दिया गया है
वो 143 है। और दो बड़ी संख्या का गुणनफल यानी सबसे बड़ी 22, उसके बाद छोटा हो जाएगा सबसे बड़ी x और उसके बाद छोटा होगा 22, यानी x और 22 का गुणनफल दिया गया है 195। अब बोल रहा है क्या कि संख्या क्या होगी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 11, और 195 को 13 गुने हम 15 लिख सकते हैं। 13 गुने 11 बराबर हो जाएगा 143, 13 गुने 15 बराबर 115। अब इसमें 22 है, इसमें भी 22 है, दो इसमें 13, ये इसमें 13, तो 22 का वैल्यू हो जाएगा 13। इसमें जेड है, या 11 हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा 11 और x का वैल्यू हो जाएगा 15। अब देखते हैं प्रश्न में, सबसे बड़ी संख्या x थी, x का वैल्यू सबसे ज्यादा आया 15, उसके बाद छोटा था x, उससे कम आया 13, और सबसे छोटी संख्या थी z, उसका वैल्यू 11 यानी सबसे कम आया। तीनों को योग करना है, 25 3 28 10 38, 38 1 39 10 49, यानी इसका योग जो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 49। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी रिलेटिव वीडियो है वो आपको सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसका बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद।